नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज वैसे तो देखो 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने थे, लेकिन 2 आज हम डिस्कस कर पाएंगे और एक आगे के लिए छोड़ेंगे। 2 इश्यूज कौन से हम आज डिस्कस करेंगे? एक तो देखो जोमेटो का 10 मिनट्स डिलीवरी का जो इशू है ना, इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है, और दूसरा प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल। तो इन दोनों इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे और ICAI इसको स्ट्रेंथन करने वाला जो आर्टिकल है इसको हम आगे के लिए छोड़ते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जोमेटो 10 मिनट्स डिलीवरी से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स सिंपल भाषा में बोलिए तो टेम्परेरी वर्कर्स, जैसे जोमेटो के वर्कर हैं। जोमेटो कंपनी बोलती है ये हमारे डिलीवरी पार्टनर हैं, ये हमारे लिए काम नहीं करते लेकिन हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं, जैसे फ्रीलांसर हैं। ये भी टेम्परेरी वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स को ना परमानेंट वर्कर्स का फ़ायदा नहीं मिलता। जैसे फॉर्मल सेक्टर में आपने देखा होगा, जैसे TCS के लिए कोई काम करता है तो उसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता है, लेकिन गिग वर्कर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये थोड़ा सा बेसिक हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं इशू की। हाल ही में जोमेटो ने अनाउंस किया कि हम एक नई सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, 10 मिनट डिलीवरी सर्विस। 10 मिनट के अंदर अंदर हम आपका खाना पहुंचाएंगे। तो इसके बाद तो देखो ट्विटर पर एक तूफान सा आ गया कमेंट्स का। कुछ लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि ऑलरेडी बेचारे जो जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स हैं बहुत मुश्किल भरी कंडीशंस में काम करते हैं, इतनी धूप में काम करते हैं, इतना ट्रैफिक होता है, उनके ऊपर बर्डन होता है कि जल्द से जल्द वो फूड डिलीवर करें। लेकिन ये 10 मिनट सर्विस आने के बाद तो उनके ऊपर जो बर्डन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आर्ग्यूमेंट्स ऐसे ऐसे भी आने लगे इस सर्विस के अगेंस्ट कि रोड पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इवन ना सिर्फ जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स, उनकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी जल्दी फूड डिलीवर करने के चक्कर में, बल्कि रोड पर बाकी जो लोग चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं वो जल्दबाजी में खाना डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, बहुत से लोगों ने ये भी कहा 10 मिनट में आप खाना डिलीवर करोगे तो वो खाना बासी होगा, मतलब फ्रेश नहीं होगा, क्योंकि 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवर भी करना है, खाना बनाना भी है। और सारे फूड आइटम्स देखो मैगी की तरह थोड़ी ना होते हैं 2 मिनट में बन जाएंगे, और सही मायने में तो मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, वो तो ऐसे बोलने के लिए बोल देते हैं। तो बना बनाया खाना डिलीवर किया जाएगा। इन तमाम तरह के आर्गुमेंट्स के बीच जोमेटो ने ना अब अपनी क्लैरिफिकेशन जारी की है। उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं। सबसे पहली चीज़, ना तो हम डिलीवरी पार्टनर्स को फोर्स करेंगे कि आपको इतनी देर में खाना डिलीवर करना है, और ना ही उनको हम किसी प्रकार का इंसेंटिव देंगे कि अगर आप विद इन दिस स्पेसिफाइड टाइम अगर खाना डिलीवर करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेंगे। ऐसा नहीं। जोमेटो ने यह भी कहा, देखो पहली तो बात, ये सर्विस सभी इलाकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। हमें पता है, जोमेटो के अनुसार हमें पता है इस लोकेलिटी में इस फूड की डिमांड ज़्यादा है, जैसे पोहा है, पोहा की डिमांड ज़्यादा है, कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा है, तो हम उन स्पेशल लोकेशंस पर ही ऐसे जो बने बनाए फूड हैं, स्टैंडर्डाइज फूड हैं, उनको डिलीवर करेंगे, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स ओपन करके, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड किचन्स हम खोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी किचन्स। तो इस टेक्निक के माध्यम से हम 10 मिनट में खाना डिलीवर करवाने की कोशिश करेंगे। मतलब उनके अनुसार सारे फूड आइटम्स अवेलेबल होंगे ही नहीं 10 मिनट डिलीवरी सर्विस के लिए। इसके बाद देखो जोमेटो के जो फाउंडर है ना, दीपेंद्र गोयल, उन्होंने ये भी कहा, देखो अगर आपको बिजनेस में बने रहना है ना, तो इनोवेशन तो आपको लानी ही होगी, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना ही होगा। और वैसे देखो जोमेटो स्विगी वालों का ये भी कहना है, हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है इंडिया में। तो इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये बात सच है। आज जिस प्रकार से देखो अलग अलग तरह के बिजनेसेस में ना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और कस्टमर जो है वो किंग है या फिर क्वीन है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑटोमेशन लाने की कोशिश करो, टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करने की कोशिश करो, लेकिन वो लोग जो आपके मेन पिलर हैं, डिलीवरी पार्टनर्स, उन पर बर्डन इंक्रीज मत करो। होता क्या है, जैसे देखो हम फूड ऑर्डर करते हैं, हमें तो दिखा दिया जाता है कि आपका फूड डिलीवर हो जाएगा 30 मिनट्स में,
लेकिन अब देखो एक्चुअल में टाइम ज़्यादा लगना होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खामखा डिलीवरी पार्टनर्स पर भड़क जाते हैं कि मुझे तो 30 मिनट दिखाया गया था, मुझे इतना टाइम लग गया। वो नहीं समझते इस चीज़ को कि कितना ट्रैफिक हो सकता है कि रोक लिया हो पुलिस वालों ने डिलीवरी पार्टनर्स को, कुछ भी अर्जेंसी आ गई हो। लेकिन नहीं, इवन कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ गुस्सा कर देते हैं डिलीवरी पार्टनर्स पर, बल्कि उनको पैसे भी नहीं पे करते। ऐसी घटनाएं पहले सामने आई हैं, आपने भी यूट्यूब पर देखी होंगी। और बात रही रोजगार की, हाँ रोजगार तो देखो काफ़ी सारे गिग वर्कर्स को हमारे देश में मिला है। बात सिर्फ जोमेटो स्विगी की नहीं है, बल्कि उबर ओला जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने गिग वर्कर्स को रोजगार दिया है। लेकिन क्या वो रोजगार जो है वो क्वालिटी वाला है? आंसर है नो। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलते गिग वर्कर्स को। और देखो रोजगार बेशक मिला है, लेकिन अर्निंग आपको भी पता है गिग वर्कर्स की बहुत कम होती है। अब जैसे जोमेटो स्विगी के वर्कर्स हैं, जोमेटो उन्हें फ्यूल की कॉस्ट नहीं देता, फ्यूल की कॉस्ट वो अपने आप से भरते हैं। बाइक पे जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है वो अपने आप से देते हैं। अगर पेपर्स में कोई कमी रह गई तो कई बार चालान भी भरना पड़ता है। ये सारे खर्चे भी तो करते हैं ना। तो जितना जोमेटो से मिलता है गिग वर्कर्स को, उसमें से देखो 30% तो फ्यूल कॉस्ट पे चला जाता है। पेट्रोल और डीजल के दाम अभी कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं आपको भी पता है। 30% कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पे चला जाता है, जैसे बाइक नहीं परचेज की, डेप्रिसिएशन होगा उसका, उसकी मेंटेनेंस पर खर्चा आएगा। तो मान लीजिए 1000 रुपये मिले ना जोमेटो वर्कर्स को, उसमें से बचत होती है सिर्फ 400 रुपये की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को राइटर इस प्रकार से काटते हैं। जोमेटो कहता है कि हम हमारे डिलीवरी पार्टनर्स को ना फ्रीडम देते हैं, जब चाहे वो अपनी एप्लीकेशन को स्विच ऑन कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे वो स्विच ऑफ कर सकते हैं। राइटर कहते हैं देखो फ्रीडम बेशक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 2-3 घंटे काम करेंगे तब भी उतनी ही अर्निंग मिलेगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर उनकी अर्निंग कम हो जाएगी ड्रास्टिकली। उनको तो बेचारों को सैटरडे संडे का भी ऑफ नहीं है। हाँ, ये मत कीजिए प्लीज़, ये मत कहिएगा कि हाँ हमने रोका थोड़ी ना, वो अपने आप से ले सकते हैं ऑफ। देखो अर्निंग ऑलरेडी इतनी कम है, तो बहुत कम जोमेटो वर्कर्स जो हैं फिर वो ऑफ लेते हैं। उनको लगता है कि ऑफ लेंगे इससे अच्छा कुछ पैसे तो बनेंगे 400-500, वो ऑफ लेते नहीं हैं। नेक्स्ट, ये बोलना कि हम उनकी वर्क सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। जोमेटो का कहना है हम समय समय पर अपने डिलीवरी पार्टनर्स को जागरूक करते रहते हैं, रोड पर कैसे चलना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में भी अवेयर करवाते रहते हैं ताकि उनकी सेफ्टी सुनिश्चित हो। हम उनका इंश्योरेंस भी करवाते हैं। तो इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं देखो आमतौर पर एक जोमेटो वर्कर जो है वो एक दिन में 13 घंटे चलता है, 190 किलोमीटर। तो जो जोमेटो वर्कर एक दिन में 13 घंटे ड्राइव करेगा, 190 किलोमीटर तक की यात्रा करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल पूरी तरह से रोड सेफ्टी इंश्योर करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है देखो जैसा कि जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने कहा कि इस बिजनेस में ना अगर थ्राइव करना है, सस्टेन करना है, तो आपको इनोवेशन तो लानी होगी। तो इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं देखो जोमेटो का जो वैल्यूएशन है आज के समय में वो 1 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन जिसे जोमेटो डिलीवरी पार्टनर बोलता है उनको क्या मिला? 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन हो गया जोमेटो का। क्या कुछ डिलीवरी पार्टनर्स को मिला इसमें से? नहीं मिला। लेकिन खाना टाइम पर डिलीवरी करने के लिए अपनी जान कौन जोखिम में डालता है? डिलीवरी पार्टनर्स। तो अब देखो समय आ गया है कि जो गिग वर्कर्स हैं ना उनको भी उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और इस इंडस्ट्री में भी रेगुलेशन आना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि ना सिर्फ जो जोमेटो वर्कर्स खाना डिलीवर करते हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके, बल्कि रोड पर तो देखो दूसरे लोग भी चलते हैं ना, उनकी भी जो सेफ्टी है वो इंश्योर की जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया 10 मिनट जोमेटो डिलीवरी से संबंधित इशू के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश में ना 1920 में एक कानून बना था
जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। इस 1920 के एक्ट के अनुसार प्रिजनर्स के फिंगरप्रिंट्स, फुट इंप्रेशन और इवन फोटोग्राफ कलेक्ट किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद। लेकिन देखो 1920 का ये जो एक्ट है ना, ये बायोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करने की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि 1920 में तो आपको पता है उस समय इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल भी नहीं थी। लेकिन अब साइंस ने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है, तो अब सरकार चाहती है जो प्रिजनर्स हैं ना, उनका बायोलॉजिकल डेटा भी कलेक्ट किया जाए। जैसे देखो डीएनए होगा, बायोमेट्रिक्स हो गया, ये सब चीज़ें। तो इसी के लिए सरकार 1920 के एक्ट को रिप्लेस करने के लिए एक नया बिल लेके आई है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2020, जिसमें सरकार ने ये प्रोविजंस रखे हैं कि जो प्रिजनर्स हैं उनका जो बायोलॉजिकल डेटा है वो भी कलेक्ट किया जा सकता है, और पहले जो चल रहा था वो तो चलता ही रहेगा। अगर बिल के कुछ प्रोविजंस की बात करें, अगर देखो कोई प्रिजनर मना कर देता है कि नहीं, हम हमारा जो डेटा है वो नहीं देंगे, तो ये आईपीसी सेक्शन 186 के तहत ऑफेंस होगा। बिल में ये भी प्रोविजन किया गया है, इवन वो लोग जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनका भी बायोलॉजिकल डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। और एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इस डेटा को संभाल के रखेगी 75 ईयर्स तक। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर कोई प्रिजनर बरी हो जाता है, उसका एक्विटल हो जाता है, तो उसका डेटा जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। बट देखो इस बिल को लेकर ना काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट तो बिल के अगेंस्ट ये दिया जा रहा है, ये 2017 की पुट्टास्वामी जजमेंट के अगेंस्ट है। ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। राइट टू प्राइवेसी अब एक फंडामेंटल राइट है। इवन एक्सपर्ट्स दूसरा आर्गुमेंट ये देते हैं, ये संविधान के आर्टिकल 20 सेक्शन 3 के भी अगेंस्ट है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, हमारे देश की जनता को सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाता है। यानी किसी इंडिविजुअल को मजबूर नहीं किया जा सकता उसी के खिलाफ अपराध को साबित करने के लिए। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद तो जबरदस्ती सैंपल्स लिए जा सकते हैं उस पर्सन से, और उसके आधार पर उसकी जो गुनाही है वो साबित की जा सकती है। मतलब ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। नेक्स्ट आर्गुमेंट ये है, देखो 1920 का जो एक्ट था ना, वो सिर्फ उन्हीं प्रिजनर्स का डेटा कलेक्ट किया करता था जिनको या तो 1 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है, या फिर उनके खिलाफ ऐसा केस चल रहा है जिसमें 1 से अधिक साल की सज़ा हो सकती है। बट ये जो बिल आया है ना, इसमें प्रोविज़न ये है, अगर कोई पर्सन देखो महिला या फिर बच्चे के अगेंस्ट क्राइम करने का अक्यूज नहीं है, और उसे जिस क्राइम में पकड़ा गया है उसमें उसको 7 साल से कम की सज़ा हो सकती है, तो फिर ऐसे लोगों की ना मर्जी होगी कि वो कंसेंट देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो केसेस हैं, जैसे कि जिसको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है जिस क्राइम के लिए उसे पकड़ा गया है, या फिर महिला या फिर बच्चे के अगेंस्ट जिसने अपराध किया है ऐसा उसके ऊपर आरोप है, तो उनकी तो चॉइस नहीं होगी, उनको तो अपना बायोलॉजिकल डेटा और दूसरा डेटा देना ही होगा। लेकिन राइटर ये बोलते हैं जिनको एग्जाम्पशन दी भी गई है ना, उनको पता थोड़ी ना होगा कि उनके लिए ये वॉलंटरी है। अब उनसे डेटा ले लिया जाएगा, उनको बोल दिया जाएगा कि भैया ये तुम्हें देना ही होगा। पुलिस के लिए बहुत आसान होता है कि नहीं भैया ये कंपलसरी है, थोड़ा सा पुलिस वाले धमकाएंगे और जिसको जेल में रखा गया है वो डर के मारे अपनी कंसेंट दे देगा। और चूंकि देखो इस बिल में यह भी प्रोविजन है कि जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पकड़ा गया है उनका भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, तो ये और भी खतरनाक है। कैसे? सरकार कई बार क्या करती है, बहुत बार एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लेती है। सरकार को लगता है कि एक्टिविस्ट से लैंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है, तो उनको उनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन कर ली जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ उन एक्टिविस्ट का भी डेटा जो है वो सरकार ले लेगी, बायोलॉजिकल डेटा। और इशू देखो यहाँ पे डेटा की सेफ्टी का भी है। सरकार डेटा तो कलेक्ट कर लेगी लेकिन सरकार से डेटा संभलता नहीं है। आधार कार्ड का डेटा जो है वो पब्लिकली आपको मिल जाएगा, थोड़े प्रयास करोगे तो। इवन कुछ लोग ये भी बोलते हैं डार्क वेब में आधार कार्ड वाला डेटा उपलब्ध है,
तभी तो कई बार आपको मोबाइल पे ऐसे ऐसे मैसेज आते होंगे, आपको लगता होगा कि अरे मैंने तो कहीं भी रजिस्टर नहीं करवाया, ये ऐड वाले मुझे क्यों परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा जो है वो इधर उधर घूमता रहता है और कोई ना कोई उसका इस्तेमाल करता रहता है और मैसेज भेजता रहता है। तो डर ये भी है ना, सरकार से डेटा संभलेगा नहीं और वो डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो अगर सरकार को इस प्रकार का बिल लाना ही था तो पहले डेटा प्रोटेक्शन वाला तो आप कानून पास करो ना। वैसे सोचने वाली बात है, कितने सालों से तो हम ही डिस्कस करते जा रहे हैं कि डेटा प्रोटेक्शन वाला कानून बनना चाहिए। 2017 में जजमेंट आई थी, जजमेंट आए भी 5 साल पूरे हो गए, न जाने कब बनाएगी सरकार ये डेटा प्रोटेक्शन वाला कानून जो है। तो कुल मिला के देखो, कंक्लूजन में आर्टिकल में ये कहा जाता है, बिल में ना अभी काफ़ी सारी कमियां हैं, तो अच्छा ये होगा ये जो बिल है ना सरकार भेज दे स्टैंडिंग कमेटी के पास में। स्टैंडिंग कमेटी इस बिल को अच्छे से स्क्रूटनाइज करे और जो भी आवश्यक चेंजेस लाने की आवश्यकता है वो आवश्यक चेंजेस लाए और उसके बाद ये पार्लियामेंट से कानून जो है वो बने, मतलब बिल जो है वो पास हो। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 इश्यूज को डिस्कस किया, एक हमारा रह गया जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।